हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं, इसमें हम सीखेंगे ओम्स लॉ। ओम इज द नेम ऑफ फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, और इसने एक लॉ दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ऐसे इस लॉ को आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे। क्लास 12 में फिर से इसको हम डिटेल से जानेंगे कि क्या था हमारा ओम्स लॉ। क्लास 10th में बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं ओम्स लॉ, और इससे भी जूनियर क्लासेस में ही बच्चे पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ क्या है? हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक बैटरी लिया है, और एक ये प्लग की है, रियोस्टेट है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स हमको लेना पड़ा है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, और ये एमीटर है। ठीक है, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है, और ये वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस रजिस्टर के इंड्स के बीच का। तो एक सर्किट हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, और हम ओम्स लॉ को जानेंगे कि क्या होता है ओम्स लॉ। ओम ने कौन सा नियम दिया था? ठीक है, ओम जो है एक साइंटिस्ट का नाम था। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ हम लोग इसको इंग्लिश से बोलेंगे। तो इसमें ओम्स ने बताया था, अगर इसको हम लोग वेरी सिंपल वे में जाने तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, बस इसके लिए कंडीशन है कि उसका जो भी कंडीशन होगा, कनेक्टिंग वायर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो देखेंगे तो वो सेम होता है। जिस अमाउंट से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी अमाउंट से करंट भी बढ़ेगा, और उसी वोल्टेज और करंट का रीडिंग को लेने के लिए हम एमीटर और वोल्ट मीटर लेते हैं, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। ओम्स लॉ, अगर इसका स्टेटमेंट हम लिखना चाहेंगे ओम्स लॉ का, तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने बताया कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्टिविटी हम करके चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर इसका, जैसे वायर कुछ टाइम के बाद हीट हो जाएगा, यानी इसका वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो फिर ये रेशियो को कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। एक हमने कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टिंग वायर लिया हुआ है, इसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको चेक करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना, इससे जो करंट पास हो रहा है उस करंट को भी हम देखेंगे कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में उसका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी भी बढ़ता है, या तो अगर एक क्वांटिटी को हम घटाते हैं तो उसी रेशियो में उसका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी भी घटता है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of conductor is directly proportional to its current, or we can write directly proportional to current passing through the conductor, passing through the conductor। क्या लिखा हमने? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से तो करंट पास कर रहा है ना, इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़े हुए हैं। इससे मान लीजिए जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, तो वो करंट वोल्टेज के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर हमने लगाया है। वोल्टमीटर को इस रजिस्टर वायर के साथ पैरेलल कनेक्ट किया गया है। वोल्टमीटर को पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये करंट के। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हम कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं।
V इज इक्वल टू आर आई। ये आर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस वायर का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ओम्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर। यही हमारा ओम्स लॉ है, यही हमारा ओम्स लॉ है। अब हम रेजिस्टेंस को भी इसी में सीख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा क्या है? इसमें लगभग हम छोटे छोटे चीज को सीखते हैं कि हमारा एमीटर क्या होता है। एमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ओके। एंड वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा वोल्टमीटर है, ये हमारा एमीटर है, उसका ये सिंबल है। ये बैटरी है, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब वायर के अंदर अपना एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर वायर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा, गोल्ड सिल्वर के लिए कुछ अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ conductor by which it opposes the flow of charges through the conductor। ये ठीक है, समझ में आ गया। और रेजिस्टेंस को किसी वायर का रेजिस्टेंस जैसे हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट हम इसी साइंटिस्ट के नेम से ले लेंगे, ओम्स लॉ। ओम में जो लॉ दिया था, तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हम लिखेंगे उसका यूनिट ओम लिखा जाता है। और इसका सिंबल इस टाइप से होगा, जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो हम 5 लिखेंगे और ये सिंबल लगाएंगे, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। 5 ओम, किसी वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हम जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ओके। फैक्टर्स ऑन विच resistance of conductor depends, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर पे किसी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इसको हम जानते हैं, ठीक है। किसी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के लेंथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है ना। अगर हम बहुत दूर से करंट को लाए हुए हैं अपने घर तक तो हमको थोड़ा जो करंट हमको मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अन्य रेजिस्टेंस जो होगा वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्टर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब अपोजिशन वो ज्यादा करेगा, करंट हमको कम मिलेगा। दूसरा है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स वायर के थिकनेस पे। वायर का थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा। हमने पढ़ा है ना कि अगर मोटा वायर हम लेते हैं तो हमको करंट सप्लाई अच्छा मिलता है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और ये दो फैक्टर हमारा पहले याद रखना है कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के थिकनेस पे। अगर ये दोनों फैक्टर को हम कंबाइन कर देते हैं तो हम एक साथ लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, क्योंकि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो यहाँ भी हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इस कांस्टेंट को हम रो बोलते हैं। और ये रो क्या होता है? उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाता है। ये रेजिस्टेंस था हमारा, और ये रो हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, हम इक्वल का साइन लिए, कांस्टेंट यूज किए रो, और ये एल बाई ए ऐसे हम लिख दिए। यहाँ पे रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब रेजिस्टिविटी को अगर हम निकालेंगे, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ए बाई में एल आ जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी जो होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होता है, ये वायर के जो कंडक्टर हमने लिया है,
कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है और ये कंडक्टर के थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करता, याद रखोगे। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन thickness of conductor, but resistivity does not depend on length of conductor and does not depend on thickness of conductor. Why? Because resistivity is the resistance per unit length per unit cross sectional area. ये यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस जो होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। यानी ऑलरेडी ये यूनिट लेंथ के लिए और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, यानी ये लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, और हाँ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा, रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी आपको समझ में आया होगा, और रेजिस्टिविटी क्या आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।